साउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, 9th सीबीएसई में। ओके, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम एक अलग वीडियो में देखेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। और इससे जो बेसिक इसमें रिक्वायरमेंट है वो है वेव्स का। ओके, तो वेव्स के बारे में काफी सारा पैरामीटर्स है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, वेव वेलोसिटी है। ये सब के लिए मैंने एक और वीडियो क्रिएट किया हुआ है, तो आप अच्छा होगा कि वो अगर आप पहले देख लें, तो यहाँ पे काफी टर्म्स ऐसे हैं जो रिक्वायर्ड होंगे वहां से। फाइन, सो लेट्स सी, इट इज साउंड. Sound is a form of energy and it travels in the form of wave. Sound एनर्जी का फॉर्म है और वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ये बिल्कुल किस तरह लग रहा है, एक और ऐसा एक टर्म है, दैट इज लाइट, राइट? तो यानी कि लाइट भी ऐसा ही है, वो भी एनर्जी का फॉर्म है और वो भी वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, जस्ट लाइक साउंड। ओके, सो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब वेव में भी कौन सा वेव? वेव्स में भी दो टाइप के वेव्स होते हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूं। वो जो वेव का कॉन्सेप्ट है उसमें दो टाइप के वेव्स हैं, एक है मैकेनिकल वेव और दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, अबाउट मैकेनिकल वेव इसलिए उसको मैकेनिकल वेव कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैटर में से प्रोपोगेट कर सकता है, फ्री स्पेस से नहीं। और जो दूसरा कैटेगरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, दे कैन इवन पास थ्रू वैक्यूम और फ्री स्पेस। फाइन, साउंड के बारे में एक बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अगर उसमें एक बेल रखा है एक जार के अंदर, अगर उस जार में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो भले ही वो उसका हैमर उसके गोंग को हिट करेगा, फिर भी साउंड जो है बाहर तक नहीं आ पाएगी, बिकॉज उसके अंदर वैक्यूम। मून के एटमॉस्फेयर मून के पास नहीं है, तो मून पे साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, राइट? सो साउंड के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? वो कौन सा वेव हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर मैकेनिकल ना। सो मैकेनिकल वेव्स का मतलब है कि दोज वेव्स व्हिच कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, एंड साउंड इज अ मैकेनिकल वेव बिकॉज इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। इसके बाद है इट इज लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। साउंड क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव्स में भी दो कैटेगरीज होती है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हाट अ ट्रांसवर्स वेव? अगर मान लो एक थ्रेड, हमने एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट वॉल की तरफ एक थ्रेड बांध दिया टाइट, उसमें अगर हम वेव ट्रेवल करा रहे थे, वो कौन सा वेव हुआ? वो इस नेचर का होगा, इस तरह का वेव होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। जिसके पार्टिकल्स, वेव तो ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? इस तरीके से अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी वेव और पार्टिकल का डायरेक्शन देखें कैसा हुआ, दे आर परपेंडिकुलर। ऐसे वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। याद कैसे रखना है? परपेंडिकुलर, तो यानी इसको उल्टा कर दो, बन गया ट्रांसवर्स वेव, जहां पे पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं मीडियम के, दे आर परपेंडिकुलरली वाइब्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। ओके, बट साउंड इज नॉट अ ट्रांसवर्स वेव। साउंड कौन सा वेव है? साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या? दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्प्रिंग। अगर मान लो एक सपोर्ट से स्प्रिंग टाई कर दिया, उसका एक एंड, मान लो यहाँ पे ये स्प्रिंग है, इसको अगर स्ट्रेच करके रिलीज कर दिया जाए, तो इसमें जो वेव होगा वो भी हॉरिजॉन्टली है, लेकिन पार्टिकल्स भी यहां पे कैसे हैं? हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, यानी कि पैरेलल है। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। ऐसे जब पैरेलल नेचर का होगा, ऐसे वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। साउंड में क्या होता है? जैसे कि मान लो मैं अब बोल रहा हूं, आवाज आप तक आ रही है, तो ये कैसे ट्रेवल कर रहा है? फिलहाल इस कैमरे तक कैसे ट्रेवल कर रहा है? जो वाइब्रेशन यहाँ पे वोकल कॉर्ड कर रहा है, वो वाइब्रेशन एनर्जी शिफ्ट कर रहा है यहाँ के एयर कॉलम में, और वो एयर कॉलम के जो पार्टिकल्स है वो यहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं। ये पार्टिकल्स की एनर्जी शिफ्ट हुई, आगे वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगे, और उसके बाद उसकी एनर्जी आगे वाले पार्टिकल को वाइब्रेट करने लगी। इस तरीके से पार्टिकल जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी शिफ्ट होती जा रही है। तो साउंड इस तरीके से ट्रेवल करता है, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? इस तरीके का नेचर होता है, यहाँ कंप्रेस जाएगा, उसको कंप्रेशन कहते हैं। जहां पार्टिकल दूर होंगे उसको रेयरफैक्शन, और ये अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से ही साउंड ट्रेवल कर पाता है। सो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, जहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। ओके, सो हमने यहाँ पे दो फैक्ट्स पढ़ा, साउंड के वेव नेचर के बारे में दो फैक्ट्स पढ़ा।
साउंड मैकेनिकल वेव्स है, जिसका ये मतलब कि साउंड को कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होगी, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसको ट्रेवल करने के लिए। वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता। और दूसरा क्या पढ़ा हमने, लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मीडियम जिससे साउंड ट्रेवल हो रहा है उसके पार्टिकल्स कैसे प्रोपोगेट करेंगे, कैसे वाइब्रेट करेंगे, जैसे वेव जिस डायरेक्शन में है उसी से पैरेलल पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। फाइन। नेक्स्ट इज अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड का स्पीड वैसे तो अराउंड 331 मीटर पर सेकेंड है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका इफेक्ट भी हम देखेंगे। पहले हमने अभी देखा कि साउंड सॉलिड, लिक्विड या गैस से ट्रेवल कर सकता है, लेकिन इनमें भी सबसे फास्ट किस में ट्रेवल करता है, सॉलिड्स में। एक बेस्ट एग्जांपल, करना नहीं ये एग्जांपल, बट एग्जांपल कैसा है कि जैसे अगर हम मान लो एक ट्रैक है और ट्रेन बहुत दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन उसका जो ट्रेन का इफेक्ट मान लो अगर जानना है कि आ रही है ये चीज, अगर जानना है तो अगर हम ट्रैक पे कान लगाए तो हमको दिखाई, या नॉर्मली अगर वो ट्रेन जो जिसकी साउंड नहीं सुनाई दे रही है वो ट्रैक से हमको समझ में आ सकता है, बिकॉज सॉलिड्स के थ्रू जो साउंड है वो ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है। ओके, सो करना नहीं है एक्सपेरिमेंट। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्पीड, कि हमने ये देखा कि साउंड सॉलिड, लिक्विड या गैस में ट्रेवल करता है, लेकिन इसमें भी सबसे फास्ट किसमें, सॉलिड के अंदर, फॉलोड बाय लिक्विड एंड देन बाय गैस। सबसे स्लो गैस में ट्रेवल करता है। ओके, इसके बाद है स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर बढ़े तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। व्हाट इज दैट इंक्रीज का है जो हमारा यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है वो देख लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या दिया है, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर स्पीड इंक्रीजेस बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड। यानी मान लो अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लो अगर 30 डिग्री पे 340 मीटर पर सेकेंड है, तो 31 पे कितना होगा, उसमें 0.6 ऐड कर दो। अगर 1 डिग्री राइज हुआ तो 340 था तो कितना हो जाएगा, 340.6 मीटर पर सेकेंड। और 1 डिग्री बढ़ा तो और 1.6 ऐड कर दो। तो यानी कि साउंड का स्पीड टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है और वो 0.6 मीटर पर सेकेंड की फैक्टर से इंक्रीज होता है सराउंडिंग। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द कौन से साउंड हम सुन सकते हैं, ह्यूमन ईयर्स की हम बात करें, और कौन से हम नहीं सुन सकते। जो नहीं सुन सकते वो इनऑडिबल, जो सुन सकते हैं वो ऑडिबल। सो ये फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ टर्म है। फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की अगर साउंड होगी इस रेंज के अंदर, तो वो हमारे लिए ऑडिबल साउंड है ह्यूमन ईयर्स के लिए। ओके, अगर 20 हर्ट्ज से कम का अगर फ्रीक्वेंसी वाला कोई साउंड है तो वो हमारा ईयर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे साउंड को इनऑडिबल कह सकते हैं, या फिर 20,000 से ज्यादा भी हम नहीं सुन सकते, वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो ऐसे साउंड को इनऑडिबल कह सकते हैं, जो हमारे ईयर के लिए ऑडिबल ना हो वो इनऑडिबल है, और ये रेंज के अंदर ऑडिबल साउंड है। और अगर हमारे फ्रीक्वेंसी रेट से कम है, लेस देन 20 हर्ट्ज, तो उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहा गया। सोनिक यानी ऑडिबल साउंड, इंफ्रा यानी लेस, सो लेस देन 20 हर्ट्ज, लेस देन द हियरिंग रेंज, लेस देन द सोनिक रेंज, सो इंफ्रासोनिक। एंड मोर देन सोनिक रेंज तो उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसके एप्लीकेशंस आपको 2-4 एप्लीकेशंस दिए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। जैसे कि बैट इस अल्ट्रासाउंड का यूज करता है, ठीक है, अपने लाइफ टाइम, अब जो भी उसका जैसे प्रे को कैच करना है या फिर डिस्टेंस पे कोई अगर ऑब्स्टेकल है उसको जांचना है, बिकॉज उसकी आई साइट बहुत पुअर होती है और वो एक नॉकटर्नल, रात में निकलने वाला एक एनिमल है। सो इसके लिए वो इस टेक्निक का यूज करता है। और अल्ट्रासाउंड हम सोनोग्राफी टेक्निक में यूज होती है ना। अगर समझो वो कोई हमारी बॉडी में कोई बाहर से कोई ऐसा मेटल ऑब्जेक्ट या कुछ ऐसी चीज चली गई है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, या फिर बच्चा अगर मदर के वोम में है तो उसका हेल्थ डिटेक्ट करने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है। ओके, कोई मशीनरी है उसके अंदर कोई फ्लॉ होगा तो ये अल्ट्रासाउंड की टेक्निक से देख लिया जाएगा, चेक कर लिया जाएगा। उसमें अगर कोई क्रैक होगा तो वो वहां से प्रॉपरली साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। सो इस चीज का अल्ट्रासाउंड का टेक्निक जो उसका एप्लीकेशन है वो दिया है टेक्स्ट बुक में। एक और जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज सोनार, जो शिप्स यूज करती हैं
जो डेप्थ है सी का वो जांचने के लिए। ओके, सो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो, ठीक है, लेकिन वो हमको अलग से यूजेस में देख लेना है। सो that was about ultrasonic and infrasonic and sonic sound, ठीक है। नेक्स्ट इज विद इन द सोनिक रेंज। सोनिक रेंज यानी इस रेंज के अंदर ही अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है तो उसको हाई पिच साउंड कहा जाता है, ठीक है। और ये पिच यानी क्या होता है? यस, इनफैक्ट इट्स अ फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? ये शार्पनेस या साउंड का श्रिलनेस मेजर करने में या श्रिलनेस डिटरमाइन करता है। जैसे अभी फीमेल्स की आवाज, ठीक है, जनरली मेल्स की कंपैरिजन में पतली आवाज होती है, बहुत ही चुभने वाली आवाज होती है। वो आवाज, ठीक है, इट इज कॉल्ड हाई पिच साउंड। और मेल्स की जो आवाज है, ठीक है, वो कैसा है? थोड़ा सा दबा हुआ आवाज होता है, थोड़ा उसमें बेस ज्यादा होता है, ठीक है ना। वैसे साउंड को लो पिच साउंड बोलता है। ओके, सो अगर एक छोटे बच्चे का आवाज है दैट विल बी अ हाई पिच साउंड। अगर एक शेर की आवाज है दैट विल बी अ लो पिच साउंड। चिड़िया की आवाज हाई पिच साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। ओके, ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या कहते हैं? एको बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये एको हम डिटेक्ट कर पाए इसके लिए, जैसे एको यानी कि जैसे मैं एक सोर्स ऑफ साउंड हूं और एक रिफ्लेक्टर है सामने, तो मैं मेरा जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, लेकिन मैं उसको डबल नहीं सुन पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कम है। अगर ये डिस्टेंस सोर्स और रिफ्लेक्टर का बढ़ा दिया जाए और एक जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो अटेन किया जाए, तो ये डबल साउंड मैं सुन सकता हूं। ओके, इसके लिए बड़े ऑडिटोरियम, बड़े हॉल में ये रिफ्लेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है, एको होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है ना। सो व्हाट इज दैट मिनिमम डिस्टेंस, वो देख लेते हैं। हमारा जो ईयर है उसके अंदर जो एक साउंड है जो अगर सुन लेता है ईयर, तो वो 0.1 सेकेंड तक परसिस्ट करता है, ठीक है ना। सो अगर हमको दो साउंड को डिस्टिंग्विश करने लायक बनाना है तो कम से कम जो टाइम लैग है वो 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, राइट। सो या फिर 1/10 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड का 1/10 पार्ट जो है उतने साउंड के का कम से कम लैग होना चाहिए। सो दैट टाइम इज 0.1 सेकेंड। एट द स्पीड एट रूम टेम्परेचर, साउंड की स्पीड कितनी है रूम टेम्परेचर पे? 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अराउंड 340 मीटर पर सेकेंड। अगर ये लेके देखें तो इससे हमको पता चल सकता है कि कम से कम साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे ताकि हम उस दो साउंड को डिस्टिंग्विश कर पाए। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो दैट विल बी 340 इनटू 0.1, कितना हो गया? 34 मीटर। यानी साउंड जो सोर्स है और रिफ्लेक्टर है, वो साउंड टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना चाहिए? 34 मीटर। यानी जा के जो वापस आएगा दैट डिस्टेंस विल 34 मीटर। यानी जो एक साइड का डिस्टेंस है कितना होना चाहिए? द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टर शुड बी 17 मीटर, सो दैट वो कम से कम एको को, जो एको है उस चीज को डिटेक्ट कर पाए। उससे कम डिस्टेंस होगा तो एको सुनाई, वो दो डिस्टिंग्विशिंग साउंड सुनाई नहीं देगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट नॉइस। अच्छा, एक और टर्म होता है एको इस रिफ्लेक्शन वाले टर्म में, रेवर्बरेशन। व्हाट इज रेवर्बरेशन? रेवर्बरेशन इज confusion caused due to multiple reflection of sound। अगर समझो एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है और उसमें अलग अलग जगहों से साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पे, तो जो ऑडियंस है उनको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है उस, बिकॉज वहां पे मल्टीपल एको सुनाई दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेवर्बरेशन, ठीक है। और इसलिए अकॉस्टिक जो एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग माना जाता है, जिसमें बिल्डिंग्स और ऑडिटोरियम्स की डिजाइन कैसे की जाए कि मिनिमम उसके अंदर रिफ्लेक्शन हो ताकि कंफ्यूजन इस तरह का ना हो। सो दैट इज कॉल्ड अकॉस्टिक। ऐसे ब्रांच को अकॉस्टिक कहा जाता है जिसमें साउंड को कम से कम रिफ्लेक्शन हो इसके तहत बनाया जाता है। एंड फॉर दैट इसी रीजन से जो वॉल्स है वो रफ बनाए जाते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब होता है उसमें साउंड प्रॉपर। और ऑडिटोरियम में जो स्टेप्स बनाए हुए रहते हैं, ठीक है, ताकि एक बड़ा अगर वॉल होगा तो ज्यादा रिफ्लेक्शन देगा, और स्टेप्स के फॉर्म में अगर वो सीढ़ियां बनाई है, अगर हमने वो सिनेमा हॉल से देखा होगा, तो क्या होता है कि वो साउंड जगह जगह पे डिवाइड हो जाता है। ओके, एंड ऊपर का जो सीलिंग है वो भी एक डिफरेंट शेप होता है उसमें। सो दैट इज ऑल ड्यू टू साउंड का ज्यादा वहां पे रिवर्बरेशन ना हो, इसलिए किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज नॉइस एंड मेलोडी। कुछ टर्म्स है यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। नॉइस एंड मेलोडी। नॉइस और मेलोडी में क्या डिफरेंस है? नॉइस यानी कोई अनप्लेजेंट साउंड, मेलोडी यानी कि कोई प्लेजेंट साउंड। अब एक ही साउंड अगर किसी को पसंद आ रही है तो उसके लिए मेलोडी हो गई,
ओके, अगर वो एंजॉय कर रहा है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसको नॉइज लगेगी। फाइन। नेक्स्ट इज टोन एंड नोट। इसमें क्या डिफरेंस है? टोन यानी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड, नोट यानी बहुत सारी सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड मिला दी तो बन गया नोट, म्यूजिकल नोट। ओके, जैसे एक सेंटेंस और वर्ड में डिफरेंस है, वर्ड और सेंटेंस, वैसे ही एक सिंगल होगा तो टोन, अगर बहुत सारे मिक्स हो गए तो बन गया नोट। ओके, नेक्स्ट इज इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी सोर्स पे डिपेंड करता है कि वो सोर्स जो प्रोड्यूस कर रहा है साउंड, वो कितने कितने लाउड साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज इंटेंसिटी। ओके, और जो लाउडनेस है वो डिपेंड करता है लिसनर के ऊपर। अगर मान लो एक बहुत बड़ा डीजे यहाँ बज रहा है और एक मैं अगर एक अच्छे नॉर्मल आदमी को खड़ा कर दूं और एक बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा ऐसे पर्सन को खड़ा कर दूं, तो जो जिसको सुनाई दे रहा है नॉर्मली उसके लिए लाउडनेस ज्यादा है, जिसको नहीं सुनाई दे रहा उसके लिए बिल्कुल लाउडनेस नहीं है। यानी कि लाउडनेस डिपेंड करता है लिसनर के ऊपर। अगर मान लो एक पर्सन है, नॉर्मल पर्सन जो नजदीक खड़ा है, एक पर्सन है जो उस डीजे से दूर खड़ा है, तो उसको अगेन उसके लिए लाउडनेस कम होगा, बट इंटेंसिटी जो है वो तो सोर्स की वही है। इंटेंसिटी यानी उसकी वॉल्यूम जो डेसिबल्स में मेजर की जाती है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल। ओके, सो दिस वाज अबाउट द बेसिक टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स रिक्वायर्ड फॉर द साउंड। इसके बाद हम कुछ लेक्चर्स में आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसका टॉपिक का, और वेव्स वाला जो पार्ट है ये जरूर देख लें क्योंकि वो इसके चैप्टर का स्टार्ट पार्ट है। ओके,